ही अनाउंस कर दो कि बच्चों 5 मिनट में क्लास शुरू करना है। सॉरी मैं आपको अच्छा सर, 1 मिनट नोटपैड ओपन करके स्क्रीन पर आ जाऊं तब। ये सर बच्चों को दोनों स्क्रीन दिखेगी ना? केवल मतलब आपकी स्क्रीन दिखेगी जिसमें नोटपैड है। अच्छा, ठीक है, अब 1 मिनट आप खोल लिया तो मेरे को कंट्रोल दे रहा है। हाँ आप कंट्रोल करिए सर। म्यूट कर दे, अनम्यूट कर दे सर। सर मैं अनम्यूट हो गया। आप अभी म्यूट है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनम्यूट कर दे सर। और सुनिए सर, ये मैं ना आपको एक एक बारी ना अपनी स्क्रीन पे ऑल टच दबाइएगा। ऑल टच। हाँ, 1 मिनट सर। ऑल टच। ऑल टच या छोड़ो सर, और बच्चा हटाओ सर, ये बच्चों को दिख रहा है। सर इसको ना चैट्स को उसके उठा के दूसरी स्क्रीन पे ले जाओ माउस। और आप अनम्यूट और बच्चों से बात करिए। ठीक है, अनम्यूट ये वाला स्क्रीन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज क्लियर है? और जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं वो क्लियर हो रहा है? इन दोनों चीजों को आप देख लें तब कुछ शुरू किया जाए। स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक श्रीवास्तव, फैकल्टी मेंबर बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले हम बिजनेस मैथमेटिक्स के बारे में कुछ सुन लेते हैं कि क्या है पेपर, कैसे आएगा, सिलेबस क्या है। हम फिर उसके बाद एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आपका जो पेपर है वह सीए फाउंडेशन एग्जाम का 3rd पेपर है। थर्ड पेपर 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 40 मार्क्स बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, 40 मार्क्स स्टैट्स के लिए और 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के लिए है। क्वेश्चंस जितने पूछे जाएंगे वह सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर उस केस में ही इजीली और करेक्ट दे सकते हैं जब आपका उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी आपको चैप्टर्स बताए जाएंगे वह सभी चैप्टर 0 लेवल से ही बताए जाएंगे। पहले आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको क्लास में केवल 2x2 ही नहीं बताऊंगा और सब कुछ आपको क्लास में ही बताया जाएगा। कंप्लीट स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स में जितने चैप्टर्स हैं वह सभी चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं अगर कैलकुलस एक पार्ट छोड़ दिया जाए, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में सभी चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। स्टैट्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तभी सेकंड, तभी थर्ड, उसी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते चले जाएंगे।
मैथमेटिक्स के लिए आप एक अलग रजिस्टर रखेंगे, स्टैट्स के लिए अलग, लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होगा और रजिस्टर आपके पास एक ही रहेगी तो रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सिमिलरली स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ही। अभी आप आज अगर चाहें तो अपने रफ वर्क पर कर लें, लेकिन कोशिश ये रखें कि मैथ्स अलग, स्टैट्स अलग और लॉजिकल रीजनिंग अलग। आपको कहीं और से कुछ नहीं करना है। जितने स्टेटमेंट्स और जितने एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, आप केवल कंसंट्रेट करके सुनते रहें और एग्जांपल सारे क्लियर करते रहें। आप केवल यह कर लें, सारे क्वेश्चंस क्लियर होते चले जाएंगे। मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन लॉगरिथमिक इंडाइसेस, सेकेंड चैप्टर है इक्वेशंस विद मैट्रिसेस, थर्ड चैप्टर है ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, फोर्थ चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वेटेज आपके इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली सबसे अधिक है, 10 to 15 मार्क्स ये वेटेज है। इसके बाद का चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, उसके बाद है एपीजीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद सेट्स रिलेशंस फंक्शंस, उसके बाद कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। स्टैटिस्टिक्स में फर्स्ट चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। सेकेंड चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी, थर्ड है डिस्पर्सियन, फोर्थ है प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्स्थ है कोरिलेशन, सेवंथ है रिग्रेशन, एट्थ है इंडेक्स नंबर, नाइन्थ है टाइम सीरीज। तो यह है स्टैट्स का सिलेबस। लॉजिकल रीजनिंग में केवल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, दूसरा है सीटिंग अरेंजमेंट, तीसरा है ब्लड रिलेशन, नेक्स्ट है डायरेक्शन सेंस टेस्ट और फोर्थ है साइलोजिज्म। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जैसा मैंने कहा कि मैथमेटिक्स में सभी चैप्टर्स इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी भी चैप्टर को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्री हैं। यह भी ध्यान रखें कि जो आपकी 11th 12th में प्रिपरेशन रही है, जो आपने की है, थोड़ा सा उससे डिफर होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं वह सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर आप उस केस में ही इजीली और करेक्ट दे सकते हैं जब आपका उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो भी चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे वह सभी 0 लेवल से बताए जाएंगे। आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा इसका कोई रिलेशन नहीं। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। आप सभी एक बार एस कर दें, फिर तब हम स्टार्ट करें। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, अच्छा चैप्टर है। मैथमेटिक्स के लिए आप कहीं प्रेशर में नहीं रहेंगे कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, डर लग रहा है, हार्ड है, टफ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं मैथ्स के लिए। बिल्कुल भी एकदम मस्ती में पढ़ें, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आराम से पढ़ते चले जाएं। स्टेटमेंट्स कॉन्सेंट्रेट करके सुनते चले जाएंगे। यही आपको केवल करना है। हर एक चैप्टर का जब तक आपकी फेस टू फेस क्लास स्टार्ट नहीं होती, या जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं, हर एक चैप्टर का मैं पीडीएफ देता जाऊंगा। आप क्वेश्चंस करेंगे, डाउट पूछेंगे और करते चले जाएंगे। चलिए, तो स्टेटमेंट ध्यान से सुने। स्टार्ट हम कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। विदाउट एनी हेजिटेशन कोई भी आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई एक टॉपिक एक्सप्लेन किया, आपके समझ में नहीं आया, आप उसे दोबारा पूछ लेंगे। कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप जब तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पूछते रहेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में 2 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है परमुटेशन और दूसरा टॉपिक है कॉम्बिनेशन। हम पढ़ेंगे दोनों को अलग अलग, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, स्टेटमेंट सुने ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल n and is denoted by either this
और दिस। ये फैक्टोरियल का साइन है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फैक्टोरियल का साइन होता है। डेफिनेशन में क्या कहा गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन के डेफिनेशन में एक वर्ड मैंने यूज किया, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं वह सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो काउंटेबल नंबर्स हैं। 3 चेयर्स, 4 चेयर्स, 5 चेयर्स, फिंगर्स हमें काउंट करने हो 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूं 3.5 चेयर पॉसिबल है क्या? ऐसा तो नहीं कि एक चेयर के आधे पैर टूटे हुए हैं, नहीं, ये ठीक नहीं है। या तो थर्ड चेयर होगा या फोर्थ चेयर होगा। तो जितने काउंटेबल नंबर्स होते हैं वह सभी नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। और फैक्टोरियल एन के डेफिनेशन में मैंने ये कहा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीनिंग ये कि 1 से लेकर n तक जितने नंबर्स यूज किए जाते हैं उस सभी नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करें तो इसी को फैक्टोरियल एन से डिनोट करना चाहिए। इसकी मीनिंग फैक्टोरियल एन इक्वल्स टू 1 into 2 into 3 एंड सो ऑन अप टू 1। लेकिन नेचुरल नंबर्स को बनाने के लिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। या हम यूं कहें 4 के पहले की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर हम n के बाद की वैल्यू को लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना चाहिए बताएं? अगर n के बाद की वैल्यू को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? n+1। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? और सभी स्टूडेंट्स बता दें प्लीज, मेरी आवाज क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूं वह क्लियर हो रहा है? प्लीज बताएं। चलिए, n के बाद की वैल्यू को लिखेंगे n+1, लेकिन n के जस्ट पहले की वैल्यू को हमें क्या लिखना चाहिए? n-1। n-1 से जस्ट पहले की वैल्यू को क्या लिखना चाहिए? n-2। देखें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लेकिन 4 के जस्ट पहले की वैल्यू 3, 3 के जस्ट पहले की वैल्यू 2, क्योंकि नंबर्स जो बनाए जाते हैं आगे की वैल्यू को 1 ऐड करके बनाया जाता है, पीछे की वैल्यू को 1 सब्ट्रैक्ट करके। n के आगे की वैल्यू n+1, n से जस्ट पीछे की वैल्यू n-1। और क्योंकि सभी वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हैं तो क्या हम n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n, n-1, n-2 एंड सो ऑन अप टू 1 लिख सकते हैं क्या? जरा देखें इसे जरा देखें। क्लियर है ये? एक बार देखें, ये क्लियर है? n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n, n-1 एंड सो ऑन अप टू 1। मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है बच्चों? एक बार देखो बच्चों, हाँ आवाज क्लियर नहीं है, मैं रिपीट तो कर दे रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, लेकिन अब देख लो, ठीक है? अच्छा, शेयर्ड स्क्रीन चला गया है? बच्चों स्क्रीन जो आप इसके पहले देख रहे थे, देख पा रहे हैं या नहीं? स्क्रीन नहीं देख पा रहे हैं? एक बार स्क्रीन शेयर कर दो बेटा।
बाबू मुझे बच्चों अब देख लो, क्लियर है? बच्चों अब देख लो, क्लियर है? ये बाबू, ये मेरा नेट स्लो चल रहा है क्या? जरा देख लो तो। इधर मत आओ अभी, अनम्यूट मत करना। आप ही से तो बाहर डाल दिखाने पड़ रहे हैं। एक मिनट, इसे जरा सा मेरा म्यूट ऑन करो, मेरा म्यूट ऑन करो। बट तुम अब जो मैं बोल रहा हूं क्लियर है? बच्चों जो मैं बोल रहा हूं वह क्लियर है? एक बार देखो। बच्चों एक बार जो देख लो, क्लियर है? पहले ये तो देख लो बच्चों कि जो मैं बोल रहा हूं वो क्लियर हो रहा है या नहीं, तब मैं रिपीट करूं। क्लियर है? जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं वो क्लियर है? बच्चों रिपीट की टेंशन नहीं लो, वो तो मैं कर ही दूंगा। पहले ये देख लो जो मैं लिख रहा हूं वो क्लियर, और जो बताया जा रहा है वो क्लियर। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब सुने। तो डेफिनेशन में मैंने क्या कहा कि n फैक्टोरियल अगर आपको एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक बार देख लें। बच्चों एक बार देख लो, अगर क्लियर हो सब कुछ। सिंगल स्क्रीन इज विजिबल। अच्छा, जो मैं विजिबल है, जो स्क्रीन पर n फैक्टोरियल या जो ट्रिक लगाया गया है वो ठीक है? चलो बच्चों सुनो ध्यान से। अब देखिए, n फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो एक बहुत सीधा सा तरीका मैंने बता दिया कि n से स्टार्ट करें और 1 सबट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आ जाता। किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने का तरीका केवल एक, जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए उसी से स्टार्ट करें, 1 सबट्रैक्ट करते हुए आगे चलें जब तक 1 नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी क्वेश्चन में 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो स्टार्ट 10 से ही करेंगे। 10, 9, 8, 7, 1 तक लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको 6 फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाए तो आप 6 से ही स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, मीनिंग 1 सबट्रैक्ट करते हुए आगे चलेंगे जब तक 1 नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आपका आ गया। तो फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का एक तरीका हमें मिल गया कि जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना हो उसी से स्टार्ट करें, 1 तक लिखें, मल्टीप्लाई कर दें। या 6 फैक्टोरियल के केस में तो यह इजी था। मान लें किसी क्वेश्चन में 2n का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए कहा जाता तो स्टार्ट तो 2n से ही करेंगे, लेकिन 2n में से -1 करने के बाद की वैल्यू तो हम जानते नहीं, तो आप एज इट इज लिख लें 2n - 1। अगली वैल्यू क्या लिखेंगे? 2n - 2 एंड सो ऑन अप टू 1। इसे लिखकर मल्टीप्लाई कर दें।
तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यह मिला कि किसी भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करने के लिए स्टार्ट उसी से करना चाहिए, 1 सब्ट्रैक्ट करते हुए आगे चलेंगे जब तक 1 नहीं आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है, मान लो किसी क्वेश्चन में हमें 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के लिए कहा गया, हमने स्टार्ट तो 10 से ही किया, अगली वैल्यू को लिख लिया 9, अगली वैल्यू 8, अगली वैल्यू 7, लेकिन 7 के बाद किसी वैल्यू को लिखना नहीं चाहते, तो यहां फैक्टोरियल लगाकर वैल्यू क्लोज कर दे। चॉइस आपकी है, आप फ्री हैं कहीं भी फैक्टोरियल लगाकर वैल्यू क्लोज करने के लिए। मान लो किसी स्टूडेंट ने 2n फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, स्टार्ट तो 2n से ही करेंगे, अगली वैल्यू 2n-1, अगली वैल्यू 2n-2 एंड सो ऑन, 1 तक हमें लिखना चाहिए, लेकिन अगर 2n-2 के बाद लिखना नहीं चाहते तो फैक्टोरियल लगा दे, क्लोज हो जाएगा। तो फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने का केवल 2 तरीका अभी तक बताया गया है। एक, जिस भी वैल्यू का फैक्टोरियल एक्सपेंड करना चाहते हैं उसी से स्टार्ट करें, 1 तक एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका, कहीं भी बीच में फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू क्लोज कर दें। चॉइस आपकी है, आप फ्री हैं। यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर है? आप सभी प्लीज एक बार बता दें। चलिए, नोट डाउन कर लिया सभी ने? फैक्टोरियल को एक्सपैंड करने के लिए बच्चों केवल 2 तरीके अभी तक बताए गए हैं, धरती पर कोई तीसरा तरीका अभी नहीं मिला। ठीक है, अगर फैक्टोरियल की वैल्यू को आप एक्सपैंड करना चाहते हैं उसी से स्टार्ट करें, 1 तक एक्सपैंड करें, मल्टीप्लाई कर लें। एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि कहीं भी एक्सपैंड करते समय बीच में ही आप फैक्टोरियल लगाकर वैल्यू क्लोज कर दें। बच्चों, फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल एक साइन है। फैक्टोरियल एक साइन है जिसे हम इस साइन से या इस साइन से डिनोट कर सकते हैं, और इसके साथ जो लिखा जाएगा हम उसी को एक्सपेंड करेंगे। फैक्टोरियल की खुद की मीनिंग कुछ नहीं है, फैक्टोरियल के जो साथ होता है तब उसे एक्सपेंड किया जाता है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? फैक्टोरियल की खुद की मीनिंग कुछ नहीं है। 10 फैक्टोरियल होगा तो हम 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे। किसी ने कहा फैक्टोरियल, कहोगे क्या फैक्टोरियल? फैक्टोरियल केवल एक साइन है। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? जिसका भी डाउट था? अच्छा, एक स्टेटमेंट और इसमें यूज करते हैं। एज्यूम करें कि अगर किसी स्टूडेंट ने n फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया, स्टार्ट तो n से ही करेंगे और n-1 मान ले गए। कोई स्टूडेंट ऐसा है n-1 के बाद लिखना नहीं चाहता, उस केस में यहां फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू आप ब्रेक कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन हमें मिल गया, n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। और अगर इस इक्वेशन में पुट n इक्वल्स टू 1 विद बोथ साइड्स, तो क्या आएगा? n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 1-1 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। जरा देखें इसकी वैल्यू। 1 क्योंकि लास्ट नेचुरल नंबर होता है, इस पर फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता। 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो LHS में इसकी वैल्यू आ गई 1। RHS में है 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई बताए मुझे। 1 इंटू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई बताएगा? 0 0 0। सभी का आंसर 0 ही है। अरे भाई रुक जाए, अभी रुक जाए 1 मिनट। अगर मैं इस 0 फैक्टोरियल के जगह पर, ध्यान से समझें, अगर 0 फैक्टोरियल के जगह पर मैं 5 लिख दूं, अब आंसर क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? 5। 1 इंटू 5 5 हो जाएगा। अगर मैं इस 5 के जगह पर 6 कर दूं, अब आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगर इस ब्रैकेट के अंदर मैं 16 लिख दूं, अब क्या हो जाएगा? हाँ बताएं बताएं। 16। वेरी गुड। तो भाई जरा देखो, अगर इस ब्रैकेट में 0 फैक्टोरियल लिख दिया जाए तो क्या होना चाहिए? क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी वैल्यू से 1 का मल्टीप्लिकेशन वही होता है जिस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ स्टेटमेंट? जिस भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वही वैल्यू आती है। अगर इस पेन को भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो पेन ही आएगा। सिमिलरली ब्रैकेट में अगर 0 फैक्टोरियल है
इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 0 फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए? जरा चेक करके देखें। ब्रैकेट के अंदर जो होगा मल्टीप्लाई करेंगे वही फिगर आ जाएगा। तो अगर ब्रैकेट के अंदर 0 फैक्टोरियल है तो क्या आना चाहिए? क्या 0 फैक्टोरियल नहीं आना चाहिए? क्लियर हुआ वर्ड? ये वर्ड क्लियर हुआ या रिपीट कर दिया जाए? आप प्लीज एक बार चेक करें सभी। किसी भी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लिकेशन वही वैल्यू कैरी करते हैं, और क्योंकि ब्रैकेट में 0 फैक्टोरियल है तो 0 फैक्टोरियल से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 फैक्टोरियल ही आ जाएगा। इंडिविजुअली 0 इज ए मीनिंगलेस फॉर्म, लेकिन जब भी इसे हम फैक्टोरियल के साथ यूज करते हैं इसकी वैल्यू 1 होती है। 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, इसका यूज हम इस पूरे चैप्टर में करते रहेंगे। फैक्टोरियल को एक्सपेंड करने के यही तरीके हैं। अब हम आगे देख लेते हैं फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर किसी सीक्वेंस या सीरीज में आपने फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया है तो उस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। क्या कहा मैंने? एक बार फिर समझें। मैंने कहा कि अगर आपने किसी सीरीज या सीक्वेंस में फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया है तो इस सीरीज की वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू मींस 10 के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। यह क्लियर हुआ? अगर किसी सीरीज या सीक्वेंस में आपने फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया है तो उसकी वैल्यू सीरीज के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल, मान लें किसी क्वेश्चन में आपने लिखा n, n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जरा बताएं, क्या होनी चाहिए इसकी वैल्यू? इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू n, तो इसकी वैल्यू n फैक्टोरियल के इक्वल लिख देना चाहिए हमें। क्लियर है यहां तक? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, फैक्टोरियल के किसी दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। फैक्टोरियल के किसी भी दो वैल्यू को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और अगर फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल उसी वैल्यू से कैंसिल होंगे। एक एग्जांपल में देखें, मान लें किसी क्वेश्चन में हमने लिखा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो क्या आप 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल लिख लेंगे? नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल के दो वैल्यूज कभी भी मल्टीप्लाई किए ही नहीं जा सकते, और अगर 10 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो केवल 10 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा, किसी दूसरे से कभी कैंसिल नहीं होता। 5 फैक्टोरियल केवल 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। तो अगर आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो 10 फैक्टोरियल को आप लिखें 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक दूसरा तरीका है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, 5 फैक्टोरियल को आप लिख लें और 2 फैक्टोरियल को भी लिख लें। ये इससे कैंसिल, 2 5 10 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी में कहा जाता है अगर LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की कई वैल्यूज दिए जाएं, LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की कई वैल्यूज दिए जाएं, तो बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए जब तक वह स्मॉलर के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आता। एक एग्जांपल सुनते हैं। एज्यूम करें अगर मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की दो वैल्यूज हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक्सपेंड किसे करना चाहिए बताएं? मैंने क्या कहा? बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए, और वो कहां तक करना चाहिए? जब तक वह उससे जस्ट नीचे की वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आता। तो अब जरा देखकर बताएं हमें किसे एक्सपेंड करना चाहिए, 10 को या 7 को? 10 को, बिल्कुल ठीक है। और 10 को कहां तक करना चाहिए? 10 से जस्ट नीचे वाली फैक्टोरियल की वैल्यू तक, 7 तक, बिल्कुल सही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर बता दिया। प्रभात ने आंसर भी इसका बता दिया है, 720 बिल्कुल सही आंसर है। महक ने भी आंसर बता दिया, बिल्कुल ठीक। 7 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल करने के बाद यह आंसर आपको मिल जाएगा। या एक दूसरा एग्जांपल, क्योंकि मैंने कहा आपसे LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है ये। मान लें
मैंने कहा इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें किसे एक्सपेंड करेंगे? LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल की अगर कई वैल्यूज हैं तो बड़ी वैल्यू को ही एक्सपेंड करना चाहिए। कहां तक? उससे जस्ट स्मॉलर की फैक्टोरियल तक। तो n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल तक, 7 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। आंसर बताएं। n माइनस 1 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल, n इक्वल टू 7। यही स्टेटमेंट LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए काम करता है। यह है थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी में यह कहा जाता है कि अगर LHS RHS में फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू ही गिवन है तो फैक्टोरियल साइन को कैंसिल आउट करके रिमेनिंग वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। एक बार फिर समझे मैंने क्या कहा। अगर LHS RHS में फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू गिवन है तो फैक्टोरियल के साइन को कैंसिल करें और रिमेनिंग वैल्यू जो बच जाए उन्हें इक्वेट कर दें। फॉर एग्जांपल, इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बताएं इसका आंसर। ऑप्शंस ये रहे 6, 5, 4, 0। 6 यशी ने बताया। और कोई? 6 और 6 सभी का 6 है भाई। रुक जाएं। लेकिन बच्चों मैंने आपसे यह कहा n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n फैक्टोरियल की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 6 कैसे हो सकती है? अब जरा n की वैल्यू 3 सेना गुप्ता ने सही आंसर बताया है, यही होना चाहिए। देखें हमने यहां n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 और इसे हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। और LHS RHS में क्योंकि फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू गिवन है तो दोनों साइड आप फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल आउट करें, n इक्वल्स टू 3 आपका आंसर हुआ। समझ में आया सभी के? क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी यही है। अगर LHS RHS फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू गिवन हो तो फैक्टोरियल साइन को कैंसिल आउट करके रिमेनिंग को इक्वेट कर देंगे। हाँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप एक बार फिर सुने। फोर्थ प्रॉपर्टी यह है कि अगर LHS RHS में फैक्टोरियल की एक एक वैल्यू गिवन हो, जैसे अगर मैं कह दूं इफ n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल तो एक एक है दोनों साइड, तो फैक्टोरियल साइन कैंसिल आउट करें, n इक्वल्स टू 7 लिख दें। यही आंसर है। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसमें क्या पूछा? n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6। अब 6 के साथ फैक्टोरियल तो नहीं है ना, तो हमें 6 को फैक्टोरियल के साथ बनाना पड़ेगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 3 इंटू 2 इंटू 1 1 तक आ गया ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में, तो हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 फैक्टोरियल ही 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। और अब एक बार फिर क्योंकि फैक्टोरियल दोनों साइड एक एक है तो n इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा। अच्छा, 3 ऑप्शन में नहीं है बच्चों? ओहो, हाँ 3 ऑप्शन में नहीं है। हाँ अब बता दें बच्चों, 6 को क्या हम 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं? अंश जरा आप देखो, 6 को तो हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख ही सकते हैं ना। और 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होता है? 3 फैक्टोरियल होता है। अंश एक बार देखो, 3 इंटू 2 इंटू 1 3 फैक्टोरियल हुआ और n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल, तो n इक्वल्स टू 3 आंसर हो गया। एक बार देख लें, यहां तक क्लियर है? तो ये आपको 4 प्रॉपर्टीज लर्न रखने होंगे, क्योंकि परमुटेशन के सारे क्वेश्चंस इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज के बेस पर कैलकुलेट किए जाएंगे। एक बार फिर मैं एट ए ग्लांस रिपीट कर दे रहा हूं, इसे आप देख लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? मैंने कहा था कि अगर किसी भी सीक्वेंस में फैक्टोरियल यूज करके वैल्यू ब्रेक किया गया हो तो उस सीक्वेंस की वैल्यू उस सीक्वेंस के हाईएस्ट वैल्यू के फैक्टोरियल के इक्वल लिख दिया जाएगा। जैसे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल,
तो इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू 10, 10 का फैक्टोरियल लिख दिया गया, हाईएस्ट वैल्यू 10 है। या n, n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यूज के वैल्यू मैंने ब्रेक किया, तो इस सीरीज की हाईएस्ट वैल्यू n का फैक्टोरियल हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी यह है कि फैक्टोरियल के दो वैल्यूज को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, और अगर फैक्टोरियल की वैल्यू को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो केवल उसी से कैंसिल होंगे। 5 फैक्टोरियल से ही जाएगा, 10 फैक्टोरियल से ही जाएगा, यह ध्यान रहे। तो यह है सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने क्या कहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या LHS RHS में अगर फैक्टोरियल की कई वैल्यूज दी गई हो, ध्यान दें दो ही नहीं कई वैल्यूज दी जाएं, तो बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करें जब तक वह उससे जस्ट नीचे वाली के फैक्टोरियल के इक्वल नहीं आता। जैसे 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हमें 7 तक एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन जरा एक और एग्जांपल देख लें, मान लें मैंने कहा 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो अब जरा सोचिए कि किसे एक्सपेंड करना चाहिए, कहां तक करना चाहिए, कोई बताए मुझे। 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 10 को करना चाहिए। मैंने क्या कहा था, उससे जस्ट नीचे वाली के फैक्टोरियल के इक्वल, तो कहां तक करें, 2 तक या 5 तक? बिल्कुल सही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर बताया 5 तक हमें एक्सपेंड करना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6 इंटू 5, ब्रेक कर दें 5 फैक्टोरियल इंटू, ध्यान दें 2 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए, 2 इंटू 1 होना चाहिए, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 2 फैक्टोरियल लिखते हैं तो 2 फैक्टोरियल केवल 2 फैक्टोरियल से ही कैंसिल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, LHS RHS न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यह तो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि अगर LHS RHS फैक्टोरियल की केवल एक एक वैल्यू गिवन हो, तो आप फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल करने के बाद रिमेनिंग को इक्वेट कर दें। यहां तक स्टेटमेंट चेक कर लें, सभी का क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? बच्चों बताओ क्या रिपीट कर दूं, एक बार प्लीज बताएं अगर कुछ रिपीट करना चाहते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड एग्जांपल देखें। थर्ड प्रॉपर्टी में यह था LHS RHS या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर फैक्टोरियल के कई वैल्यूज दिए जाएं, LHS RHS में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी, तो फैक्टोरियल की बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करना चाहिए। कहां तक करना चाहिए, उससे जस्ट नीचे वाली के फैक्टोरियल के इक्वल जब तक नहीं आता। जैसे इस एग्जांपल को देखें, 10 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, तो हम 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। या इसका दूसरा एग्जांपल देखें, यहां मैंने अभी बता दिया 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल को हम 5 फैक्टोरियल तक, उससे जस्ट नीचे की वैल्यू तक एक्सपेंड करेंगे। ये रहा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर LHS RHS में हो तो भी यही करेंगे। देखें n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 7 इंटू n-1 फैक्टोरियल, देखें इसे, तो LHS RHS फैक्टोरियल की जो वैल्यू गिवन है उसमें बड़ी वैल्यू n फैक्टोरियल है, उसे एक्सपेंड कर दिया n-1 तक, फैक्टोरियल की वैल्यू को कैंसिल किया, n इक्वल्स टू 7 आ गया। एक बार चेक कर लें, अभी भी कोई डाउट है? क्लियर है? आगे चलें। फैक्टोरियल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए या अगले टॉपिक पर चलें, बताएं। फैक्टोरियल पर बेस्ड कोई क्वेश्चन दिया जाए, आप ट्राई करेंगे या अगले टॉपिक पर चलें? क्वेश्चन दिया जाए, बिल्कुल ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। 1/10 11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x/11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कोई बताए। x/11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/10 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
121 यशी का आंसर है। और कोई इससे डिफर बताना चाहता है? और किसी का आंसर इससे डिफर? 1210। वैशाली 1210 है या 121 है, एक बार चेक कर लें। यश का भी आंसर यही है 121, सना का भी आंसर यही है, बिल्कुल ठीक है। मीट का भी यही आंसर है, क्षितिज का भी यही आंसर 121, समृद्धि का भी यही आंसर। चलिए अब जरा देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाए। x बाई 11 फैक्टोरियल। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाँ, हर्षलीन का भी यही आंसर है। बहुत सारे तरीके हैं, कॉमन लेकर करें, एलसीएम लेकर करें, बहुत सारे तरीके हैं। एक बड़ा मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वो आप समझें। एलएचएस में क्या दिया गया है डिनोमिनेटर में? 11 फैक्टोरियल। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट जो आप पहले से जानते हैं। अगर हम आरएचएस के दोनों पार्ट को 11 फैक्टोरियल बना दें तो क्या एलसीएम 11 फैक्टोरियल नहीं मिल जाएगा, जो कैंसिल हो जाएगा? मैं क्या कर रहा हूं, सुने ध्यान से। एलएचएस के डिवीजन फॉर्म में 11 फैक्टोरियल है। अगर आरएचएस के इन दोनों पार्ट्स को हम 11 फैक्टोरियल बना दें तो जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर आंसर आ जाएगा। यही तो होता है ना, जरा देखें। x बाई 5 इक्वल टू 4 बाई 5, तो 5 कैंसिल कर देते हैं, x इक्वल टू 4 आ जाता है आंसर। यही तो होता है। यहां भी हम यही कर सकते हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन है कि वहां 10 फैक्टोरियल एक जगह 9 फैक्टोरियल है। तो भाई 11 फैक्टोरियल बना लेते हैं ना। 11 फैक्टोरियल क्या होता है? 11 इंटू 10। अगर हम इसके आगे नहीं लिखना चाहते हैं तो 10 फैक्टोरियल। और 11 फैक्टोरियल को लिखने का तरीका अगर हम 9 तक लिखें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। जरा देखें तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 फैक्टोरियल यहां है, तो मीनिंग अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 11 फैक्टोरियल बन जाएगा। लेकिन 11 से भाई आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 इंटू 1 प्लस 9 फैक्टोरियल को किससे मल्टीप्लाई करें, जरा बताएं तो। किससे मल्टीप्लाई करें 9 फैक्टोरियल को? 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और न्यूमरेटर को भी यही कर दें 11 इंटू 10। अब x बाई 11 फैक्टोरियल इक्वल टू 11 बाई 11 फैक्टोरियल प्लस 110 बाई 11 फैक्टोरियल। यहां तक ठीक है। अब आप अगर चाहें तो x बाई 11 फैक्टोरियल इक्वल टू यहां हो गया 11 फैक्टोरियल, 11 प्लस 110 ये कैंसिल, x इक्वल टू 121। बच्चों आप लोगों ने भी, हाँ मंशु अभी मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोगों ने भी यही किया, कुछ और किया है? कुछ और किया है या यही किया? कॉमन लेकर किया? यही किया, अलग किया? कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जरा देखें मैंने क्या किया यहां। बच्चों मैं 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल बनाना चाहता हूं। क्यों बनाना चाहता हूं? क्योंकि एलएचएस के डिनोमिनेटर में 11 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल को 11 फैक्टोरियल बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। देखें 11 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 9 फैक्टोरियल को भी हम 11 फैक्टोरियल बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? 10 इंटू 11 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 10 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9 फैक्टोरियल एज इट इज। अब ये डिनोमिनेटर कंप्लीट 11 फैक्टोरियल बन गया, यहां भी 11 फैक्टोरियल बन गया, न्यूमरेटर आ गया 110 और 11। एलसीएम लिया, कैंसिल किया, 121 आ गया। अब जिसका भी डाउट था बच्चे एक बार देख लो, ये क्लियर हुआ क्या? डाउट किसका था? एक बार देखो बच्चों, जिसका डाउट था प्लीज मुझे बताएं, यह क्लियर हो गया या किसी और मेथड से बताने की जरूरत है? क्लियर है?
देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। और दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है तो हम अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। कोई और मेथड बता दिया जाए, चलो भाई कोई और मेथड देख लो। x बाई 11 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 बाई 10 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 9 फैक्टोरियल। हमने x बाई 11 फैक्टोरियल को लिख दिया 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये तो लिख ही सकते हैं। 10 को हमने लिख दिया 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, एक्सपेंड किया और ये 1 बाई 9 फैक्टोरियल एज इट इज कर दिया। मनप्रीत देखो यहां तक ठीक है ना। 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, RHS में हमने 9 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 बाई 10 प्लस 1, ठीक है। ये क्या हुआ x बाई 110 इंटू 9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 बाई 9 फैक्टोरियल। अब इस ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दो, कितना हो गया 11 बाई 10, 9 फैक्टोरियल एक दूसरे से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10x इक्वल्स टू 111 इंटू 110 तो x इक्वल्स टू 121। ये मेथड इजी है या जो इसके पहले बताया गया था वो इजी था? कौन सा इजी है? ये वाला इजी है। चलो चॉइस आपकी है, जिससे भी कर लें, दोनों इजी हैं, ये भी अच्छा है। अंश स्क्रीन नहीं आ रही है बच्चे, एक बार देख लो स्क्रीन कौन सी नहीं आ रही है, जो मैं लिख रहा हूं वो नहीं आ रही है या मैं नहीं दिख रहा हूं? मैं नहीं दिख रहा हूं, एक ही स्क्रीन आ रही है। बच्चों देखो अभी जो पोजीशन चल रही है, जो आप लिख रहे हो वो क्लियर नहीं हो रहा है, वो स्क्रीन नहीं आ रही है। ये सभी के साथ है क्या? लिखने वाली स्क्रीन नहीं आ रही है? बच्चों एक बात देख लो, जिसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि और सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, दोनों स्क्रीन आ रही है। प्रभात की भी आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कह दिया आ रही है। अनुष्का एक ही आ रही है। अच्छा दोनों आ रही है तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेटा जो मैं बता रहा हूं वह क्लियर तो हो रहा है, इंपॉर्टेंट यही है। देखिए अभी मैं अगर कुछ ऑपरेशन और करूं, कहीं ये चला जाए तो आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। हम कुछ और एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन अभी हाँ, तो बच्चों प्लीज आप एक बार देखो, मैनेज करो, जो मैं वर्ड्स बता रहा हूं ना उसे ध्यान देना, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि जितने आपको स्टेटमेंट्स में बता रहा हूं जीरो लेवल से, आपने 11th में ऐसा पढ़ा हो नहीं पढ़ा होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मैं श्योर हूं कि जितने आपको बताया जा रहा है उतने कर लो, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस को यूं फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे। और अच्छी बात यह है मल्टीपल चॉइस से एक्सप्लेनेशन कहीं आपको दिखाना नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक कैसे करना ये सब आपको मैं बताने वाला हूं। क्वेश्चन देखते ही कैसे आंसर आ जाए ये भी मैं बताने वाला हूं। लेकिन वो होता नहीं है कि पहले दिन तो कुछ एक्सप्लेनेशन सीख ले। आप सीखने आए हैं, जैसे कोई बाइक चलाना अगर सीखना चाहता है, पहले दिन उसे बता दिया जाए हाथ छोड़कर चलाना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पहले बाइक चलाना सीख लो, ठीक है, पहले बाइक चलाना सीख लो, उसके बाद हाथ छोड़कर चलाना आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हाँ प्लीज पवित्रा बताओ। पवित्रा क्या डाउट था? बच्चों रेज हैंड करने का लिए हाँ बताएं। और क्वेश्चन बच्चों बहुत सारे फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये आपके एग्जाम में नहीं, फैक्टोरियल का यूज करना आएगा।
रोशन बताओ बेटा, क्या हैंड रेस कर रहे हो, क्या डाउट है आपके? अच्छा, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं रखो मैथ्स में। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं बार बार, और यही रीजन है, आपने देखा होगा कि मैं एक एक स्टेटमेंट कई बार रिपीट कर रहा हूं। इसका रीजन ये है, कहीं ना कहीं हम जब घर बैठे रहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो कभी इधर देख लिया, कभी उधर देख लिया, कभी ध्यान नहीं दिया, कभी नेटवर्क चला गया, तो मैं एक एक स्टेटमेंट कई बार यूज करता हूं। जनरली ऐसा फेस टू फेस में नहीं होता। ठीक है, तो चलिए आराम से पढ़िए, देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, आप सभी को स्टेटमेंट लिखना है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। अब आप स्टेटमेंट लिखें। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट लिखें, मैं नहीं लिख रहा हूं, स्पीड में स्लो कर रहा हूं, जो बोलने का है आप इसे आराम से लिखना। इफ फर्स्ट ऑपरेशन, इफ, या मैं लिख दूं, अदरवाइज हो सकता है आप ना लिख पाए, लिख दूं या मैं डिक्टेट करवा दूं, बताएं, लिख दूं या डिक्टेट करवाऊं? डिक्टेट करवा दें, चलिए, बहुत अच्छे। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन, मनदीप लिखें, इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways, इस तरह से, इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways। बच्चों अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है, चलिए मैं नीचे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप सभी लिखें। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways। बच्चे टॉपिक का नाम डालने के बाद आपको स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं वही लिखना है अभी, ठीक है? टॉपिक का नाम लिखने के बाद जो मैं अभी यहां बता रहा हूं, देखें स्टार देकर, यही आपको लिखना है। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations can be done in m cross n ways। This principle is known as multiplication principle
और फंडामेंटल लॉस ऑफ काउंटिंग। टॉपिक के बाद आपको यही लिखना है। If first operation can be done in m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in m cross n ways. This principle is known as multiplication principle और fundamental laws of counting. आप चेक कर लें क्या ये स्टेटमेंट सभी ने लिख लिया है, फिर मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूं। या देखें, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अगर किसी स्टूडेंट को देखने में कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं इसे डिक्टेट भी करवा रहा हूं, उसे आप देख भी लें, सुन लें। इफ फर्स्ट ऑपरेशन कैन बी डन इन m ways and the second operation can be done in n ways, then both the operations together can be done in m cross n ways. This principle is known as multiplication principle और fundamental laws of counting. अब 2 मिनट के लिए रुकें, एक्सप्लेनेशन पहले सुन लें। मैंने स्टेटमेंट में यह कहा कि अगर एक कोई ऑपरेशन, एक कोई वर्क m तरह से परफॉर्म होता है और एक दूसरा वर्क n तरह से परफॉर्म होता है, तो दोनों वर्क एक साथ m क्रॉस n तरह से परफॉर्म हो सकता है। इसी मेथड को फंडामेंटल लॉस ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहा जाता है। एक बार फिर समझें, एक कोई वर्क m तरह से परफॉर्म होता है, दूसरा वर्क n तरह से, दोनों वर्क एक साथ अगर परफॉर्म किए जाए, इसी को मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल या फंडामेंटल लॉस ऑफ काउंटिंग कहा जाता है और हम इसे m क्रॉस n से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल, एक कोई पर्सन है, वह पर्सन दिल्ली से आगरा जाना चाहता है। एक कोई पर्सन है, या मैं पहले इसे बना लूं उसके बाद एग्जांपल दिया जाए। हाँ, अब सुने। एक कोई पर्सन है जो दिल्ली से आगरा जाना चाहता है। डायरेक्ट कोई भी ट्रेन आगरा के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर वह मथुरा से आगरा जाए। दिल्ली से मथुरा जाने के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल हैं। नाम हमने दे दिया EMU, कालका मेल, तूफान एक्सप्रेस। और मथुरा से आगरा जाने के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल हैं। नाम हमने दे दिया GT एक्सप्रेस एंड ताज एक्सप्रेस। ध्यान रहे, ये सही नहीं है, वेट ना करने लगे। तो क्वेश्चन ये है कि वो पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या एक्सप्लेनेशन एक बार और? एक बार फिर समझें। एक कोई पर्सन दिल्ली से आगरा जाना चाहता है, डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं है दिल्ली से आगरा जाने के लिए। इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर मथुरा से आगरा जाए। दिल्ली से मथुरा के लिए 3 ट्रेन अवेलेबल और मथुरा से आगरा के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल। नाम हमने दे दिया है। वह पर्सन दिल्ली से आगरा कितने तरह से जा सकता है। एक किसी स्टूडेंट का आंसर है 3 क्रॉस 2, लेकिन उन्होंने शायद 6 सही है। दूसरे का आंसर 6 वेज है। और कोई आंसर बताए? 6 6 6, ठीक है 6। और कोई 6 से डिफर बताने वाले? 6 से डिफर बताएं। चलिए सुने अब कहानी। वह पर्सन दिल्ली से आगरा जाना चाहता था, डायरेक्ट कोई भी ट्रेन अवेलेबल नहीं। इसके लिए उसके पास एक ऑप्शन है कि वह पहले दिल्ली से मथुरा जाए, फिर मथुरा से आगरा। कितने तरह से जा सकता है, ये मेरा क्वेश्चन था। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं।
क्या कहा मैंने डेफिनेशन में? इफ फर्स्ट ऑपरेशन दैट इज दिल्ली टू मथुरा कैन बी डन इन m ways, that is 3 ways, and the second operation that is Mathura to Agra can be done in n ways, that is 2 ways, then both the operations that is Delhi to Mathura and Mathura to Agra can be done in m cross n, this is 3 cross 2, 6 ways. By fundamental rules of counting आप डायरेक्ट कर सकते हैं 3 cross 2, 6 ways आ जाएगा. ठीक, चलिए सभी का क्लियर हुआ ये. अब आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं. एक बार देखें, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं. कोई डाउट है? किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, लेकिन जरा इसमें मैं एक एग्जांपल और ऐड कर दे रहा हूं, जरा सुने. हाँ, एक और एग्जांपल से सुन ले. इसकी मीनिंग यह है कि मैंने कहा कि अगर एक कोई वर्क एक तरह से परफॉर्म हो रहा है, दूसरा एक वर्क दूसरे तरह से परफॉर्म हो रहा है, तो दोनों वर्क एक तरह से उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं. आप एज्यूम करें कोई एक पर्सन है, उसके पास 4 पैंट्स हैं, 5 शर्ट्स हैं. वह कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ ऑफिस जा सकता है? क्या मैंने कहा? एक कोई पर्सन है, अ मैन हैज 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स. इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो टू ऑफिस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस? अब जरा देखें क्या होगा. 20. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर बता दिया. चलिए फिर भी देख लेते हैं हम. फर्स्ट पैंट के साथ 5 शर्ट्स, सेकेंड के साथ फिर 5, थर्ड के साथ फिर 5, फोर्थ के साथ फिर 5. तो 5 5 5 5. या दूसरा तरीका, डायरेक्ट 4 क्रॉस 5, 20 वेज हो गया आंसर. डायरेक्ट 4 क्रॉस 5 बाई फंडामेंटल लॉस ऑफ काउंटिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा. क्लियर हुआ बच्चों? आप में से किसी ने कहा था रिपीट करने के लिए दूसरे एग्जांपल से, आप एक बार चेक कर लें. उन्हें क्लियर हो गया? ठीक है. अच्छा, एक स्टेटमेंट और इसमें देखें. एज्यूम करें कि अगर वह पर्सन इसी कॉन्टिन्यूटी में मथुरा से एक और नए प्लेस पर जाना चाहता है, और मथुरा से उस नए प्लेस पर जाने के लिए 4 ट्रेन अवेलेबल हैं, तो दिल्ली से उस नए प्लेस पर कितने तरह से वह जा सकता है? बताएं. क्या कहा मैंने? वह मथुरा से आगरा से एक नए प्लेस पर जाना चाहता है. बिल्कुल सही भाई. आंसर मैं बताऊं उससे पहले बहुत सारे आंसर मेरे पास आ चुके हैं. मेरा क्वेश्चन यह था कि अगर वह पर्सन आगरा से एक नए प्लेस पर जाना चाहता है और उस पर जाने के लिए 4 ट्रेन अवेलेबल हैं, तो दिल्ली से उस नए प्लेस पर कितने तरह से जा सकता है? बिल्कुल सही. भूमिका ने एक्सप्लेनेशन ही बता दिया. क्या भाई? दिल्ली से मथुरा के लिए 3, मथुरा से आगरा के लिए 2, आगरा से उस नए प्लेस के लिए 4, 24 वेज. यही आंसर है. ठीक, बिल्कुल सही, यही आंसर. तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल. एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया. अ मैन हैज 4 पैंट्स एंड 5 शर्ट्स. इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो टू ऑफिस विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. क्लियर है? यहां तक देख लें. फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग क्लियर हो गया. फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ये दोनों इसलिए मैंने बताया क्योंकि इन्हीं दोनों के बेस पर आप परमुटेशन करने वाले हैं. अब देखें परमुटेशन होता क्या है. खूब अच्छे से सीखेंगे. अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस. कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, केवल सुनते रहेंगे ध्यान से. इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी. अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस. अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस. ये अरेंजमेंट्स क्या होते हैं? प्रैक्टिकली जरा देखते हैं इसे. मान ले 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. यहां देखें, मेरे फिंगर को देखें, या अगर फिंगर नहीं देख पा रहे हैं, मैं अगर क्लियर नहीं हो रहा हूं तो ये देखें. ये x है, ये y है, ये z है. ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. अरेंजमेंट्स की प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि इनके ऑर्डर्स आप चेंज करते रहें. ऑब्जेक्ट्स यही रहेंगे, प्लेसेस भी यही. मीनिंग x y z ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 प्लेसेस भी हैं.
केवल इनके ऑर्डर्स चेंज करते रहें। ऑर्डर्स की मीनिंग, पहला ऑर्डर एक्स वाई जेड, दूसरा ऑर्डर एक्स जेड वाई, तीसरा वाई जेड एक्स। इस तरह से जितने डिफरेंट ऑर्डर्स बनेंगे हम उसी को पॉसिबल अरेंजमेंट कहते हैं और उसी पॉसिबल अरेंजमेंट को परमुटेशन कहा जाता है। यही डेफिनेशन मैंने कहा है, अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। परमुटेशन में जिसमें अरेंजमेंट्स हम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स वही रहते हैं जहां थे, प्लेसेस वही होते हैं जो थे, केवल उन पर ऑर्डर्स चेंज होते चले जाते हैं। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। एक्स वाई जेड तीन ही ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, तीन ही प्लेसेस रहेंगे, केवल ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लें किसी क्वेश्चन में ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका परमुटेशन डिफाइन करने के लिए कहा गया। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा, पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड परमुटेशंस। पॉसिबल अरेंजमेंट्स जितने हो सकते हैं वह सभी आपको डिफाइन करने होंगे। एक भी अगर आपने छोड़ दिया तो वह परमुटेशन फिर नहीं बनेगा। जैसे एक अरेंजमेंट हमने लिख लिया ए बी सी, दूसरा अरेंजमेंट होगा ए सी बी, नेक्स्ट अरेंजमेंट होगा बी ए सी। बिल्कुल सही, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर भी बता दिया, लेकिन बच्चों पहले मुझे यह बता लेने दें, सी बी ए। केवल इन 3 ऑब्जेक्ट्स के पॉसिबल ऑर्डर्स इनके बैठने के यही रहेंगे। अब क्योंकि पॉसिबल अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कहा जाता है, इसीलिए इन 3 ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन 6 वेज हो गया। यही आंसर है। लेकिन जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स 3 ना हो करके और भी होते, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट्स होते डी ई एफ जी एच, क्या अब भी हम अरेंजमेंट्स कर पाते? नहीं कर पाते। इजिली तो नहीं कर पाते, मुश्किल होता। तो ऐसे किसी क्वेश्चन में जब हम इजिली कैलकुलेट नहीं कर पाते तो परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट्स फाइंड करने का डायरेक्ट एक फार्मूला बता दिया गया। यह माना जाता है कि उस फार्मूले से जो भी एग्जैक्ट वैल्यू हम पाते हैं उतना ही अरेंजमेंट बनता है। लेकिन फार्मूला बताने से पहले परमुटेशन की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन दी गई। डेफिनेशन आप पहले सुन लें, उसके बाद बच्चों प्लीज अभी आप 2-3 मिनट के लिए रुक जाएं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद आप आंसर मुझे बताएं, प्लीज रुक जाए। ABCD तो मैंने कहा फार्मूला बताने से पहले इसकी डेफिनेशन बता दी गई। डेफिनेशन आप सुने, परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of the given number of objects by taking some or all of them at a time। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएं उसमें से कुछ का अरेंजमेंट करें या सभी का अरेंजमेंट करें, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। और डेफिनेशन में और क्या कहा गया? परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। अभी भी हम अरेंजमेंट्स को ही परमुटेशन कह रहे हैं। इन ए डेफिनिट ऑर्डर, डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग होती है कोई एक कंडीशन। वो कंडीशन आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। जैसे 8 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करिए, 2 पर्टिकुलर सेंटर में ही रहें, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। 8 स्टूडेंट्स का अरेंजमेंट करें, 2 पर्टिकुलर कॉर्नर पर रहें, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। 10 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करें, ये सेंटर में ही पर्टिकुलर रहे, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट ऑर्डर। ये डेफिनिट ऑर्डर की मीनिंग कोई एक स्टेटमेंट जो आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा और हमें उसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा of the given number of objects by taking some or all of them at a time। जितने टोटल दिए जाएं उसमें से कुछ का या सभी का अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड परमुटेशन। सिंबॉलिकली NPR डिनोट्स द नंबर ऑफ परमुटेशन। P रिप्रेजेंट करता है परमुटेशन को, N हमने ये मान लिया है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स N है और हमने R का अरेंजमेंट किया है। तो लिखने का तरीका यह है और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। जितने टोटल ऑब्जेक्ट्स दिए जाएं वह n के जगह पर जितने का अरेंजमेंट आप चाहते हैं वह r के लिए, ध्यान रहे, जितने का अरेंजमेंट आप करना चाहते हैं वह r के लिए, जितने टोटल वह n। जरा समझे, पहला एग्जांपल था ABC। हम अरेंजमेंट करना कितने का चाहते हैं? 3 का, ABC का, तो r तो 3 हो गया। कितने में से चाहते हैं? भाई ABC में से ही चाहते हैं, तो n भी 3 हो गया। तो इसकी मीनिंग ABC के एग्जांपल में n भी 3, r भी 3। फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो 3 फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 3 माइनस 3 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर क्या होता है?
0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 3 फैक्टोरियल और आंसर आ जाएगा कितना 6 वेज। एज्यूम करें कि अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि भाई ABCDEFGH का अरेंजमेंट करें, जरा समझें। पहले ये देख लें कि हम अरेंजमेंट करना कितने का चाहते हैं। ABCDEFGH 8 ऑब्जेक्ट्स का, तो R हुआ 8। कितने में से चाहते हैं? इसी में से चाहते हैं, मीनिंग N भी हुआ 8। तो हम यहां लिखेंगे 8P8 और इसका फॉर्मूला होगा 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो फाइनली आप पाएंगे 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें। कोई एक बता दे आंसर मुझे। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वह कैलकुलेटर मैथमेटिकल होना चाहिए। 40320 वैशाली ने सबसे पहले आंसर बता दिया, बिल्कुल सही 40320। बहुत सारे स्टूडेंट, यशी ने भी बता दिया, ठीक है। एक बात बताओ, ये 40,320 अरेंजमेंट्स हम कर पाते क्या कभी विदाउट फार्मूला, विदाउट पेन पेपर? कर पाते? पेन पेपर अगर हमें दे भी दिया जाता तो भी ना कर पाते, आसानी से तो नहीं कर पाते। लेकिन ये हम श्योर हो गए अब कि ABCDEFGH में से एग्जैक्ट इनके डिफरेंट ऑर्डर्स बनेंगे 40,320। अगर एक भी अधिक कर दें तो कोई एक ऑर्डर बढ़ जाएगा। 40,000 तो बहुत दूर है, हम तो 50 ना कर पाएंगे। 50 करने पर पता ही नहीं चलेगा पहला क्या था। लेकिन एग्जैक्ट हम ये श्योर होगा 40,320, इसीलिए फार्मूले की जरूरत पड़ गई। लेकिन जैसा मैंने डेफिनेशन में कहा, बाई टेकिंग सम और ऑल ऑफ देम एट ए टाइम, कोई जरूरी नहीं है कि जितने ऑब्जेक्ट दिए जाए सब में से सभी का अरेंजमेंट हमें चाहिए। मान ले ABCDEFGH में से 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हमें चाहिए, तो अब क्या लिखेंगे? N के जगह पर तो 8 हो गया, P R के लिए 4 हो गया। फॉर्मूला भी वही है, 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब जरा देखें, न्यूमरेटर में 8 फैक्टोरियल आया, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल आया। हम किसे एक्सपेंड करें और कहां तक करें, बताएं तो मुझे। किसे एक्सपेंड करें? 8 फैक्टोरियल को, 8 को 4 तक, बिल्कुल सही। 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, बिल्कुल सही आंसर भी बता दिया मानसू गुप्ता ने 1680, यही आंसर है। एक दूसरा क्वेश्चन, मान ले किसी क्वेश्चन में पूछा गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। ब्रैकेट में एक स्टेटमेंट लिख दिया गया, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस। इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, मीनिंग रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 7 डिजिट्स में से 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट क्या लिखेंगे? 7 डिजिट्स में से, मीनिंग n हुआ 7, 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट 7p3। फॉर्मूला लिखा जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। कहां तक एक्सपैंड करें, किसको एक्सपैंड करें, सोचकर बताएं। हाँ, एक बार फिर सुने। अब ठीक है, अब देख लें एक बार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बच्चों ये कहा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 डिजिट्स का अरेंजमेंट क्या होगा? ठीक है, सच हमने आंसर ही बता दिया, लेकिन उससे पहले हम जरा ये देख लें। 7 टोटल थे, 3 का अरेंजमेंट हमें चाहिए, तो हमने लिख दिया 7p3 और 7 फैक्टोरियल बाई 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो ये आ गया। अब हमें एक्सपेंड किसे करना चाहिए? 7 को करना चाहिए, 4 तक करना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल ही है। 210 आ गया। हाँ, अंडरस्टूड है। जब मैंने कह दिया था ब्रैकेट में स्टेटमेंट मेंशन है, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस।
सभी सिंगल डिजिट सिंगल टाइम ही यूज किए जा रहे हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन करना यहां तक? परमुटेशन समझ में आ गया, अरेंजमेंट्स को परमुटेशन कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ पूछता हूं। मैंने क्वेश्चन एक रेज किया, in how many ways can the letter of the word number in how many ways can the letters of the word number be arranged? क्या कहा मैंने? In how many ways can the letters of the word number be arranged? नंबर का अरेंजमेंट क्या होगा? नंबर का अरेंजमेंट की मीनिंग ये है, नंबर वर्ड में जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उनका अरेंजमेंट क्या होगा। अब कितने अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं? 6। इनका अरेंजमेंट क्या होगा? 6 पे 6। 6 का अरेंजमेंट 6 में से ही 6 पे 6, तो 6 पे 6 होता है 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, और नीचे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल 1 6 फैक्टोरियल, और इसका आंसर बता दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर बता दिया 720 6 5 4 3 2 1। बच्चों, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। कोई है आप में से जिन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है? अनुष्का, हमजा, शैली, ठीक है मुस्का। एक बात बताओ, जो बच्चे अभी जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, क्या उनके ये सभी समझ में आ गया? क्या उनके सभी समझ में आ गया? और सारे स्टूडेंट्स बता दें प्लीज, स्पेशली वो जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, बच्चे किसको थोड़ा कम समझ में आया? एक बार और बता दो। महक, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, रिपीटिशंस, विदाउट रिपीटिशंस, कब और कहां क्या यूज करना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ पढ़ने वाले हो, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक आर और एन में डाउट है। मनदीप, चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो बच्चों, जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हो वह आर के जगह पर, और जितने टोटल हो वह एन के जगह पर हो, यही हमें लर्न रखना है। आर क्या है? जितने का अरेंजमेंट हम करना चाहते हैं। मैंने पूछा, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर बी अरेंज्ड? नंबर बी अरेंज्ड। अब बी अरेंज्ड की मीनिंग हम अरेंजमेंट करने वाले हैं। किसका? नंबर वर्ड में जो अल्फाबेट्स हैं उनका। नंबर वर्ड में कितने अल्फाबेट्स हैं? 6। इसकी मीनिंग उन 6 का अरेंजमेंट हम करने वाले हैं। तो आर तो 6 हो गया, क्यों? हम उसी का तो अरेंजमेंट करने वाले थे। अब हमने चेक किया कि भाई टोटल कितने हैं, टोटल भी हमने देखा 6 ही हैं, तो एन के जगह पर भी 6 लिख दो। ये ध्यान रखो, जितने का अरेंजमेंट करना चाहते हो वह आर, जितने टोटल होंगे वह एन के जगह पर। एक और एग्जांपल, मान लो जैसे इसके पहले का मैंने लिखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी अरेंज्ड आउट ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ ईच डिजिट इज यूज्ड एग्जैक्टली वंस, मीनिंग रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अब जरा देखो हम कितने डिजिट्स का नंबर यूज करना चाहते हैं? 3 का, तो आर हो गया 3। कितने में से? 7 में से, तो 7 पे 3 लिख दिया। बेटा देखो, अब आर और एन क्लियर हुआ? एक बार बताओ, आर और एन अब क्लियर हो गया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। मैथमेटिक्स में आपके सिलेबस में जितने चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स सबसे टफ माने जाते हैं। एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कहते हैं। दूसरा ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हर एक क्वेश्चन पहले से डिफर बनते हैं। ठीक है, तो यहां इसीलिए मैंने सबसे टफ चैप्टर जो माना जाता उसी को स्टार्ट किया है। इसके बाद हम दूसरे टफेस्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। वही इसलिए क्योंकि आप ये देख लें कि अगर टफ चैप्टर हम समझ ले रहे हैं तो इजी चैप्टर तो हम समझ भी लेंगे, फिर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। ठीक है, तो
इसलिए हमने ये बता। लेकिन बच्चों एक कंफ्यूजन है, मुझे जरा बताना इसे, आप सभी से मैं पूछ रहा हूं, ये परमुटेशन की मीनिंग क्या है? भाई नंबर्स का अरेंजमेंट, कुछ इधर उधर करके, यही तो है नंबर्स का अरेंजमेंट। एबीसी का मैंने क्या किया, पहले एबीसी हो जाए, फिर सीएबी हो जाए, फिर बीएसी हो जाए, यही तो अरेंजमेंट है। हम क्या सेल फोन के नंबर्स में भी यही नहीं करते हैं? ध्यान से सुनना भाई, सेल फोन के नंबर्स में भी तो यूज हम यही करते हैं। 0 से 9 तक के डिजिट्स मेरे सेल फोन में भी यूज हुए हैं, अनुष्का के भी सेल फोन में यूज हुए हैं, रशन के भी सेल फोन में, वैशाली के सेल फोन में, सबके सेल फोन में 0 से 9 तक के डिजिट्स यूज हुए हैं। क्या है खेल? खेल क्या है? खेल ये है कि केवल डिजिट्स के ऑर्डर्स चेंज कर दिए जाते हैं। भाई मेरा नंबर मान लो 9811286250, ये मेरा नंबर है। ये मैं नंबर इसलिए भी दे रहा हूं, आपको अगर कोई भी डाउट हो क्लास के बाद, आप मेरे पर्सनल नंबर पर फोन करें, पूछ लें। हो सकता है मैं बिजी अगर रहूंगा तो बाद में मैं कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, फ्री है। तो एक नंबर ये मेरे नाम से अलॉट हो गया। भाई सारे डिजिट्स वही हैं, कर दिया गया 205, एक दूसरे नाम से नंबर अलॉट हो गया। सारे डिजिट्स वही हैं, कर दिया गया 025, एक तीसरे नंबर का बन गया। और सारे वही हैं, 052 कर दिया गया, एक और नंबर बन गया। और सभी वही हैं, 02 क्या कर दिया जाए, 520 कर दो भाई, दूसरा बन गया नंबर 520। नेक्स्ट नंबर बन गया क्या, 502। भाई लास्ट के 3 डिजिट्स को चेंज करके अगर हमने इतने बना लिए तो कंप्लीट 10 डिजिट्स को चेंज करके कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है परमुटेशन चैप्टर का। अगर कोई परमुटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ये कभी नहीं बता सकता। और हम ये जानते हैं बहुत सारी कंपनी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवाती है, रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन सभी हैं। अब जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाती है तो ये जानना चाहती है कि कितने कस्टमर्स बनाए जा सकते हैं। अगर किसी कंपनी को यह पता चल जाए कि 100 कस्टमर्स ही बचे हुए हैं, सबके पास हो गया कनेक्शन फुल, तो वह बिलियंस रुपए क्यों एक्सपेंस करेगी अपने टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए? नहीं करेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में यही यूज है कि सेल फोन के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं। आप में से कोई अगर अभी बताना चाहे तो बता सकता है। कोई है? अनिष्का गलत है, 36 लाख बच्चे, इससे बहुत ज्यादा तो करोड़ में जियो के कस्टमर हैं। और बोलो, 36 लाख कुछ ज्यादा ही कम है। और बोलो, मैंने क्या कहा? उससे अधिक एक भी नंबर पॉसिबल ना हो, मैंने ये कहा है। नहीं, ये सही नहीं है आंसर। चलिए, आंसर सही नहीं है। मैंने क्या कहा? उससे अधिक एक नंबर भी बनाना 10 डिजिट्स में पॉसिबल ना हो। $450 मिलियंस। एक बार और चेक करो। अच्छा, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बताने के लिए आपको टाइम दिया जाता है। भूमिका का आंसर आया एक 10 बिलियंस। भूमिका थोड़ा सा इसमें करेक्शन और करो। यशी का आंसर है 9 बिलियंस 90 लाख। कुछ और पास में हो, यह मैंने हिंट दे दिया। पास में हो एग्जैक्ट क्या? एक काम करते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है, तब तक आप गूगल से सर्च करें, फोन और फ्रेंड यूज करें, 4 ऑप्शन, 4 लाइफलाइन यूज करें, जो आप चाहें यूज करें। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम इसी आंसर से स्टार्ट करेंगे। 100 मिलियंस नहीं बचे, अभी भी थोड़े से नजदीक हैं लेकिन सही नहीं है। फ्रेंड यूज करें, फोन और फ्रेंड, गूगल, किसी से भी। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यशी मंगलिक ने सही आंसर बताया, वह है 9 बिलियंस। यशी का आंसर आया 9 बिलियंस। अब जरा आप सभी चेक कर लेंगे कि क्या यह सही है। जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी हम इसी वर्ड से कंटिन्यू करेंगे कि क्या है ये और सही कैसे हम निकालते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे है, ट्रिक क्या है, हम इसी से कंटिन्यू करेंगे।
अगर आज की क्लास में आपको कुछ भी पूछना हो, प्रभात बिल्कुल सही है 9 बिलियंस। ठीक है, हाँ सही है ये, लेकिन कैसे हुआ आप सभी चेक तो कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक। बच्चों सबसे पहले ये बता दो कि जो भी आज बताया गया इसमें कोई भी वर्ड आप दोबारा पूछना चाहते हो, कुछ चाहते हो मैं रिपीट कर दूं, और सभी एक बार बता दो। नहीं, बच्चों देखो आपने ये मार्क किया होगा कि हमने एक एक स्टेटमेंट कई बार बताया है। उसका रीजन कहीं ना कहीं ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पढ़ने से ज्यादा देखने से ग्रैस्प करते हैं जल्दी। हमें एक पेज अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो हम देर से ग्रैस्प करेंगे, एक पेज सुनने के लिए कह दिया जाए हम जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं। मूवी देखने जाते हैं, देखने के बाद मूवी निकलते हैं, गाना गुनगुनाते हुए निकलते हैं, लर्न हो जाता है। दूसरी बार देख लेते हैं, ओ फिर तो डायलॉग भी लर्न हो गए, पूरी मूवी को स्टोरी ही लिख देते हैं। ठीक है, मैंने एक एक स्टेटमेंट कई कई बार इसलिए कर दिया कि इससे सारे स्टेटमेंट्स आपको इतने अच्छी तरह से आ जाएं कि आपको मेमोराइज हो जाएं, इसीलिए मैंने ये कहा है। तो आप इसे रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट एक क्लास आपकी दी जाएगी स्टैट्स की, नेक्स्ट एक क्लास स्टैट्स की दी जाएगी, फिर हम इन दोनों को कंटिन्यू कर लेंगे, मैथमेटिक्स को यहां से और स्टैट्स को जो अगले क्लास से होगा, जिससे आप दोनों चेक कर ले, क्योंकि पढ़ने दोनों हैं। मैथमेटिक्स भी स्टैटिस्टिक्स में 40-40 मार्क्स का वेटेज है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आज के लिए इतना ही रहने दें। ठीक है, तब तक आप सभी सेफ रहें, हेल्दी रहें, घर से बाहर ना निकलें। बाय बाय।